हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं नीलकंठ पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? उत्तर, मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी अतः उसका नाम राधा रखा गया। प्रश्न 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर, मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधु के आगमन पर किया जाता था। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगते हैं। प्रश्न 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं? उत्तर, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन महादेवी को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। 1, गर्दन ऊंची करके देखना। 2, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना। 3, पानी पीना। 4, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना। 5, मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन में नृत्य करना। 6, महादेवी के हाथों से होले होले चने उठाकर खाना। 7, महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना। प्रश्न 4, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस प्रकार की घटना की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर, इस आनंदोत्सव में इस रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, ये वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीदी और उसे घर ले गई। उसका नाम कुब्जा रखा। उसे नीलकंठ और राधा का साथ रहना नहीं भाया। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखरे दिए। उससे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, क्योंकि राधा से दूरी बढ़ गई थी। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का अंत ही हो गया। प्रश्न 5, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर, जब बसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष से नए पत्तों में बंक जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था। वह वसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, तब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। प्रश्न 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता करना नहीं चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वह और किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही वह चोंच से मारना शुरू कर देती थी। प्रश्न 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब हम इसका उत्तर अध्ययन करेंगे। उत्तर, एक बार एक सांप जाली घर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे ची ची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी तो वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया।
अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं उभर कर आती है। 1. सतर्कता। जालीघर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की करहा सुनकर यह शक हो गया कि कोई प्राणी कष्ट में है और वह झट से झूले से नीचे उतरा। 2. वीरता। नीलकंठ वीर प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड यानी 2 टुकड़े करके अपनी वीरता का परिचय दिया। 3. कुशल संरक्षक। खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दिया कि वह कुशल संरक्षक है। उसके संरक्षण में किसी प्राणी का कोई भय नहीं था। अब हम पढ़ेंगे निबंध से आगे। प्रश्न 1। यह पाठ एक रेखाचित्र है। रेखाचित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखाचित्र को पढ़िए। अब हम इसका उत्तर अध्ययन करेंगे। उत्तर। रेखाचित्र एक सीधी कहानी न होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। यह एक सीधी सादी कहानी नहीं होती, बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी छोटी और बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। रेखाचित्र में भावनात्मक और संवेदना होती है। ये अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं। इनमें बनावट लेस मात्र भी नहीं होती। अन्य रेखाचित्र महादेवी के संग्रह करके पढ़िए। बच्चे स्वयं पढ़ेंगे। प्रश्न 2। वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य दिखने का प्रयास कीजिए। उत्तर। चांदी की रेखा। सुनता हूँ मैंने भी देख, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। आज दिशा है घोर अंधेरी, नभ में गरज रही रणभेरी। चमक रही चपला क्षण क्षण पर, झनक रही झिल्ली झनझन कर। नाच नाच आंगन में गाते केकी केका, काले बादल में लहरी चांदी की रेखा। काले बादल मन भय से हो उठता चंचल। कौन हृदय में कहता पल पल, मृत्यु आ रही साजे दलबल। आग लग रही घात चल रहे विधि का लेखा, काले बादल में छिपती चांदी की रेखा। मुझे मृत्यु की भीति नहीं है, पर अनिति से प्रीति नहीं है। यह सब मनुजोचित रीति नहीं है, जन्मे प्रीति प्रतीति नहीं है। देश जातियों का कब होगा नव मानव रे एका, काले बादल में कल की सोने की रेखा। बहुत ही सुंदर रचना है। अब हम देखेंगे प्रश्न 3। पुस्तकालयों से ऐसी कहानियां, कविताओं या गीतों को खोजकर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हो। छात्र स्वयं पुस्तकालयों से पुस्तक लेकर पढ़ेंगे। अब हम अनुमान और कल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। निबंध में अपने ये पंक्तियाँ पढ़ी है। मैं अपने साल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा को चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भावचित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर। जब गंगा के बीच धार में नीलकंठ को प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर
गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल का मिलन प्रातःकाल के सूर्य की किरणों से जब सतरंगी दिखाई देता है तो दूर दूर तक किसी मयूर के नृत्य का दृश्य प्रस्तुत करता है जो अत्यंत लुभावना व मनमोहक होता है। गंगा की लहरों के हिलने डुलने में मोर के पंखों की थिरकन का आभास होता होगा। प्रश्न 2, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। उत्तर, मेघों के घिरते ही नीलकंठ के पांव थिरकने लगते हैं। जैसे जैसे वर्षा तीव्र से तीव्रतर होती उसके पांव में भी शक्ति आ जाती और नृत्य तेजी से होने लगता जो अत्यंत मनोहारी होता। नीलकंठ के पंख फैलाते ही इंद्रधनुष का दृश्य साकार हो उठता। अब हम भाषा की बात अध्ययन करेंगे। भाषा की बात। प्रश्न 1, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। गंध, रंग, फल, ज्ञान। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। गंध, दुर्गंध, सुगंध, गंधहीन। रंग, रंगना, रंगीला, नौरंग। फल, सफल, फलदार, फलित। ज्ञान, अज्ञान, ज्ञानवान, अज्ञानी। प्रश्न 2, विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के अ के मिलने से या हो गया है। अ आदि वर्ण है। ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्गों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे क युक्त अ, क इत्यादि। अ की मात्रा के चिन्ह से आप परिचित हैं। अ की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है, जैसे मंडल युक्त आकार, मंडलाकार। मंडल और आकार दोनों अलग होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। संधि, नील युक्त आव, नव युक्त आगंतुक। विग्रह, सिंहासन, मेघाच्छन्न। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। संधि, नील युक्त आभ, नीलाभ। नव युक्त आगंतुक, नवागंतुक। अब हम विग्रह के उत्तर अध्ययन करेंगे। विग्रह, सिंहासन, सिंह युक्त आसन, मेघाच्छन्न, मेघ युक्त आच्छन्न। अब हम कुछ करने को देखेंगे। प्रश्न 1, चयनित व्यक्ति पशु पक्षी की खास बातों को ध्यान में रखते हुए एक रेखाचित्र बनाइए। उत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे। मैं आप सबको इसका उत्तर भी बता दूंगी। उत्तर, कुत्ता मेरा प्रिय पशु है। यह बहुत साहसी है, इसी कारण मैंने इसका नाम टायसन रखा है। यह सफ़ेद रंग के चमकदार बालों वाला है। अपरिचित व्यक्ति या पशु को देखते ही वह उस पर झपटा बहादुर की तरह मारता है। इसे दूध पीने और मांस खाने का शौक है। मैं इसके भोजन का पूरा ध्यान रखता हूँ। इसे मेरा सानिध्य बहुत प्रिय है। मेरे घर में प्रवेश करते ही मेरे निकट जाता है और मेरे तलवों को चाटकर तथा अपनी पूंछ हिलाकर अपना प्रेम प्रकट करता है। वह मेरे साथ सैर करने जाता है। टायसन को नहाने में बड़ा मज़ा आता है। मैं उसे साबुन से अच्छी तरह नहलाता हूँ। यह बड़ा स्वामी भक्त है। घर की रखवाली करके वह अपने कर्तव्य का पालन करता है। यह घर भर का प्रिय है, यानी सब उसे प्यार करते हैं। अब हम कुछ अति लघु उत्तर या प्रश्नोत्तर देखेंगे। क, बड़े मियाँ कहाँ से मोर के बच्चे खरीद कर लाया था। उत्तर, बड़े मियाँ शंकरगढ़ के एक चिड़ीमार से मोर के 2 बच्चे खरीद कर लाया था। ख, लेखिका मोर मोरनी को कहाँ से लाई। उत्तर, लेखिका मोर मोरनी को नखास कोने से लाई। उन्होंने 35 रुपये में पक्षी बेचने वाले दुकान से लिया था। ग, मोरनी को मोर की सहचारिणी क्यों कहा गया। उत्तर, मोरनी को मोर का सहचारिणी कहा गया क्योंकि वह हमेशा मोर के साथ रहती थी। घ, घर पहुंचने पर बच्चों को घर वालों ने क्या कहा। उत्तर, घर पहुंचने पर
सब कहने लगे तीतर है और मोर कहकर ठग लिया है। वह लेखिका को देखकर नीलकंठ अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट करता? उत्तर, लेखिका को देखकर नीलकंठ उनके सामने मंडलाकार रूप में अपने पंख फैलाकर खड़ा होकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करता था। अब हम देखेंगे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। क, लेखिका ने ड्राइवर को किस ओर चलने का आदेश दिया और क्यों? उत्तर, महादेवी जी ने स्टेशन से लौटते हुए ड्राइवर को बड़े मियाँ की दुकान की ओर चलने का आदेश दिया। उन्हें चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का स्मरण आया। ख, कुब्जा और नीलकंठ के स्वभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कुब्जा के स्वभाव में रूखापन था। वह किसी को भी नीलकंठ के पास नहीं आने देना चाहती थी, यहाँ तक कि उसने राधा को भी उससे अलग कर दिया। इसके विपरीत नीलकंठ का स्वभाव सरल था। उसका सभी के साथ मेलजोल था। वह सभी जीव जंतुओं में अपनी एक विशेष पहचान रखता था। राधा के साथ उसका आत्मीय संबंध था। जब कुब्जा ने राधा से दूर किया तो उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। ग, विदेशी महिलाएं नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन क्यों कहती थीं? उत्तर, विदेशी महिलाएं नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी क्योंकि विदेशी जब मेहमान के रूप में महादेवी के साथ आते तो उनके प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु वह अपने पंख मंडलाकार रूप में फैलाकर खड़ा हो गया। घ, नीलकंठ का सुखमय जीवन करुणा कथा में कैसे बदल गया? उत्तर, कुब्जा के आने के बाद उसने अपने रूखे व्यवहार की शुरुआत कर दिया। उसके कलह से नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली घर से निकल भागा। एक दिन वह भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से लेखिका ने पुचकार कर उतारा। एक बार खिड़की की सेड पर छिपा रही। 3-4 महीने के बाद नीलकंठ ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके सुखमय जीवन का अंत हो गया। वह लेखिका नीलकंठ को प्रवाहित करने के लिए संगम पर क्यों गई? उत्तर, नीलकंठ की मृत्यु के बाद महादेवी ने उसे अपनी साल में लपटकर गंगा, यमुना, सरस्वती के मिलन स्थल संगम पर प्रवाहित करने के लिए ले गई। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वे अपने घर में पलने वाले प्रत्येक जीव को घर का सदस्य समझती थी। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। नीलकंठ चिड़ियाघर के अन्य जीव जंतुओं का मित्र भी था और संरक्षक भी। वह कैसे लिखिए? उत्तर, लेखिका कहती है कि उन्हें पता नहीं चला कि अपने स्वभाव और संस्कारवश मोर ने स्वयं को अन्य सभी जीवों का रक्षक और सेनापति कब नियुक्त कर लिया। वह सबको लेकर उस स्थान पर पहुंच जाता जहां दाना बिखरा जाता। वह घूम घूम कर रखवाली करता और अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसे दंडित भी करता था। वह उन सब का मित्र तो था ही। एक बार सांप ने खरगोश के बच्चे का आधा हिस्सा अपने मुंह में दबा लिया। वह चीख नहीं सकता था। नीलकंठ ने उसका धीमा स्वर सुन लिया और उसने नीचे उतरकर सांप को फन के पंजों से उतारा, पंजों से दबाया और चोंच चोंच मारकर उसे अधमरा कर दिया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश उसके मुंह से निकल आया। मोर रात भर उसे अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहता। अब हम नीलकंठ पाठ के शब्दार्थ अध्ययन करेंगे। चिड़ीमार, पक्षियों को पकड़ने वाला। वारहा, बार बार। साबक, बच्चा, अनुसरण यानी पीछे पीछे चलना। आविर्भूत यानी प्रकट। नवागंतुक यानी नया नया आया हुआ। मार्जरी यानी मादा बिल्ली। सघन यानी बहुत धनी। बंकिम यानी टेढ़ा। नीलाभ यानी नीली आभा। ग्रीवा यानी गर्दन। भंगिमा यानी मुद्रा। युति यानी चमक। उद्दीप्त होना यानी चमकना। श्याम यानी काली। मंथर यानी धीमी। चंचू प्रहार यानी चोंच से चोट करना। आर्तक्रंदन यानी दर्द भरी आवाज में चीखना। व्यथा अर्थ पीड़ा। निश्चेष्ट का अर्थ बेहोश होना।
उष्णता का अर्थ गर्मी और अधर का अर्थ बीच में, कार्तिकेय का अर्थ शिव का पुत्र, नित्य का अर्थ प्रतिदिन, विस्मय अभिभूत का अर्थ हैरान भरा, पैनी का अर्थ तेज, होले होले का अर्थ धीरे धीरे, पुष्पित का अर्थ फूलों से, मंजरियों का अर्थ नई कोपले, स्तबक का अर्थ गुलदस्ता। आज हमने नीलकंठ पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।